हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को हमारा चैनल विभूस ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो अभी जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं हमारा स्क्रीन में कि आज हम एक नया सा अध्याय, नया सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो भी हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास का। तो जो क्लास 6 का है, हम लोग स्पेशली क्लास 6 से शुरू करेंगे। क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमको बेसिक नॉलेज मिलेगा, जो कि हमारा जो सिविलाइजेशंस है वो कब हुआ था, फिर कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हम इसी चैप्टर के ज़रिए जान पाएंगे। तो इसलिए बिना देरी किए आइए हम सब चलते हैं हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है और ये आप सभी को आपके स्क्रीन में दिखता भी होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आप आखिर तक बने रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप आखिर तक नहीं बने रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप देर तक या फिर वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी नए कोई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो सबसे पहला, यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर का नाम व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले हम लोग सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन होता क्या है, एंड हाउ पीपल यूज टू लिव, पुराने ज़माने में लोग किस तरह से जी रहे थे, किस तरह से रह रहे थे, वही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि जो नोट्स है इसमें लिखा गया है, या फिर इसी के माध्यम से आप सभी जान पाएंगे। For the longest time, as long as hundreds of thousands of years, people have found shelter and established a lifestyle at the banks of the Narmada river. तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि जो पुराने ज़माने से बहुत सालों तक, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे, यानी कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे वो अपना घर बनाने लगे और वहीं पे एस्टैब्लिश करने लगे, या फिर वहीं पे रहना शुरू किए। तो उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी? द लाइफस्टाइल दैट दे क्रिएटेड फॉर देमसेल्फ स्टेम्ड फ्रॉम देयर नॉलेज एंड यूटिलिटी ऑफ the wealth of plants that grew in forest and land nearby। तो इससे हमको साफ समझ में आ रहा है कि उनकी जो लाइफस्टाइल हुआ करती थी वो ज़्यादातर फॉरेस्ट में, या फिर ज़्यादातर वो नेचर के सामने या फिर नेचर के बीच रहना बहुत पसंद करते थे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि द लाइफस्टाइल दैट दे क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स stemmed from their knowledge and utility of the wealth of plants that grew in the forest and land nearby। तो उनको जो नॉलेज था उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना जो लाइफस्टाइल है उसका गुजारा किया। फिर देख सकते हैं कि since such rich vegetation existed at that time, one can also assume that animals lived there too। तो उसी जंगल में या फिर उसी फॉरेस्ट में जहाँ पे हमारे पूर्वज रहा करते थे, वहाँ पे एनिमल्स, लोगों का भी अपीयरेंस था या फिर एग्जिस्टेंस था। तो कीपिंग दैट इन माइंड, द पीपल लिविंग एट दैट टाइम कलेक्टेड एंड एट रूट्स, फ्रूट्स एंड एट्सेट्रा। तो उस समय उनको कुछ भी पता नहीं था, तो वो कच्चा खाने के आदी थे। तो उन्होंने क्या किया, मीन्स जो रूट्स हुआ करते थे, जैसे कि कैरट हो गया, जैसे कि रेडिश हो गया,
ये सारे रूट्स जो हम खा सकते हैं वैसे चीज़ों को वो खाने लगे। देन दे एट फ्रूट्स ऑल्सो, उनको फल भी पसंद आने लगे और उन्होंने क्या किया ना, फॉरेस्ट में रह के अपना लाइफस्टाइल गुजारा किया। और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी, एंड हंटेड एनिमल्स टू सस्टेन देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज़। तो उनका जो मुख्य काम था वो जंगल में शिकार करने जाते थे और शिकार करने के बाद वो अपने परिवार का परिपोषण करते थे, क्योंकि उन्हीं के पास यही एक माध्यम था, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका ये काम था। अगर वो नहीं करेंगे तो अपने परिवार का गुजारा करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। तभी वो क्या करते थे, जंगल में जो भी जानवर हुआ करते थे उनको मार के वो अपने परिवार को फीड करते थे, खाने के लिए देते थे, और वो रहते भी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल्स 8000 years ago started showing signs of civilizations। तो अगर हम लोग सिविलाइजेशंस की बात करेंगे, सभ्यता की बात करेंगे, तो वो 8000 साल पहले शुरू हो चुका था, बिकॉज दे बिगन ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज wheat and barley. Moreover, they started to domesticate animals like sheep and cattle and started living in villages। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि इतना दूर तक कि उनकी जो रहन सहन थी वो कैसी थी, उनका जो बिजनेस था वो क्या था, वो क्या काम करते थे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दे वेर फार्मर्स बिकॉज दे वेर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो हम लोग मान सकते हैं कि वो पहले जो कि किसान थे उन्होंने यही जो खेती बाड़ी का काम सीखा सबसे पहले, और उन्होंने व्हीट एंड बार्ली का खेती किया। तो उसमें खाली वही नहीं कि एग्रीकल्चर का काम किया उन्होंने, बल्कि दूसरा भी काम था जो कि पशुपालन, यानी कि डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। ओके, तो वहाँ पे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होंगे लाइक शेप, कैटल, और उन्हीं के साथ वो रहने लगे, और जहाँ पे वो रहने लगे वो एक गांव भी बन गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यू कैन फाइंड द एरियाज वेयर द राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द फेमस विंध्याज। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि यू कैन फाइंड द एरियाज वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द फेमस विंध्याज, यानी कि विंध्य माउंटेन का जो नॉर्थ में आप सभी देख पा रहे हैं कि सबसे पहले राइस का एग्रीकल्चर हुआ, यहाँ पे यही माना जाता है। तो टू एनकैप्सुलेट ह्यूमैनिटीज़ ग्रोथ वी कंक्लूड विथ 2500 years ago being the most remarkable step। ओके, तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि इंसान जो भी कर रहा था उस ज़माने में, है ना, स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज़ ग्रोथ वी कंक्लूड विथ 2500 years ago being the most remarkable step up for the civilization। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि 2500 years ago, यानी कि साल पहले, 2500 साल पहले, being the most remarkable step up for the civilization living in the नर्मदा banks। तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग जानते हैं कि दिस वाज व्हेन सिटीज़ वर डेवलप्ड। ये उस समय की बात है कि जब कि सिटीज़ डेवलप होना शुरू कर दिए थे, एंड देयर फाउंडेशन वाज लेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। तो उनकी जो नींव थी, उनकी जो फाउंडेशन थी, वो गंगा नदी के किनारे बढ़ने लगी। इवन अलोंग द कोस्ट, इवन अलोंग द सी कोस्ट, यानी कि समंदर के तट पर भी वो जो घर बनाना या फिर जो सिटीज़ का डेवलपमेंट था वही स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द नॉलेज, दिस इज़ द टाइप ऑफ नॉलेज द वेयर, हाउ एंड व्हेन क्लास 6 हिस्ट्री नोट्स अटेम्प्ट टू गिव टू स्टूडेंट्स टू हेल्प देम गेट प्रिपेयर्ड फॉर देयर एग्जामिनेशंस। तो इसमें हमको पता चलता है कि कब, कहाँ, कैसे ये जो हमारा इतिहास या फिर हिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट हुआ,
ताकि बच्चों को अपने एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर होने के लिए, सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद करते हैं कि ये जो चैप्टर होगा, ये जो नोट्स होंगे, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होंगे, सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बल्कि अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो आप सभी को हमारा चैनल, जैसे कि आप सभी को मैंने कहा भी है कि बीबोस ज्ञान वर्ल्ड में आप सभी को स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री। यहाँ पे देख भी पा रहे हैं आप सभी कि हिस्ट्री एंड द लैंड, यानी कि इतिहास का जो समय था, या फिर द हिस्ट्री, द पास्ट। ओके, Magadha, which is now situated in the state of Bihar, was previously found south of the Ganga. तो जो मगध नाम का जो सिटी है वो बिहार में पाया गया, अभी भी स्थित है, और उनको हम लोग क्या, वॉज प्रीवियसली फाउंड साउथ ऑफ गंगा, यानी कि पहले गंगा के जो दक्षिणी दिशा है वहीं पे पाया गया था, एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स. So places like Magadha are responsible for a humongous chunk of the cultural traditions of India because they mark migratory behavior like men and women seeking refuge from natural disaster by moving to different areas. तो यहाँ पे हमको पता भी चल रहा है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जा रहे थे. तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लेसेस लाइक मगध आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ह्यूमंगस चंक ऑफ द कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया बिकॉज दे मार्क माइग्रेटरी बिहेवियर लाइक मैन एंड वुमेन सीकिंग रेफ्यूज फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर बाय मूविंग टू डिफरेंट एरियाज. तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था उस समय, क्योंकि जो लोग थे, जो औरतें थी, उन्होंने क्या किया ना, नेचुरल डिसास्टर्स के लिए, जैसे कि कहीं पे फ्लड आया, कहीं पे भूकंप आए, कहीं पे अर्थक्वेक हुए, ऐसे में वो बिखर गए. तो उनका जो कल्चरल ट्रेडिशंस है उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे. देन दीज मूवमेंट्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि these movements had influenced their upbringing and the types of taste they have in terms of food, habits, music, composition, etc. and how they evolved over so many years. तो यहाँ पे हम लोग जान पा रहे हैं कि वही जो मूवमेंट्स था या फिर वही जो समय था, यानी कि दूसरे जगह जाना या फिर दूसरे जगह में सेटल डाउन होना, उनको क्या किया ना, इन्फ्लुएंस किया, ताकि वो क्या कर सकें, अपने हिसाब से अपने खाने का जो टेस्ट है, अपना जो हैबिट्स है, अपना जो म्यूज़िक है, उनको अपनाते गए और उनका जो कल्चर और ट्रेडिशंस वो भी बनते गए. तो अभी हम लोग समझेंगे मगध के बारे, ये जो हमारा हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग समझेंगे. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग की बात करें. Understanding. So Magadha is one of the things that is included in what, where, how when class 6 notes. तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि मगध नाम जो है या फिर स्पेशली ये जो प्लेस है ये हिस्ट्री में मेंशन किया गया है. तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे आवर लैंड, हमारा जो ज़मीन था या फिर हमारा जो इंडिया आज के ज़माने में है, जिसको हम लोग इंडिया के नाम से जानते हैं, पहले किस नाम से जाना जाता था और कैसे इसका जो आइडेंटिफिकेशन या फिर इसका ओरिजिनेशन हुआ, वही हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे देखिए द लैंड के बारे में यहाँ पे बताया गया है, या फिर हमारा जो मातृभूमि है, हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो कंट्री है, उसी के बारे में है. तो यहाँ पे देखिए आवर कंट्रीज़ डेफिनेशंस गिव बर्थ टू 2 नेम्स. तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, मीन्स उस समय उस ज़माने में क्या हुआ, 2 नामों से जाने जाते थे. एक था इंडिया, दूसरा था भारत. तो आज भी हम लोग इसी नाम से ही हम अपने कंट्री को जानते हैं, इंडिया और भारत. लेकिन हमको जानना पड़ेगा कि ये जो नेम्स थे या फिर इंडिया, वो कहाँ से आया था या फिर किस तरह से नामीकरण किया गया था. तो देखिए इंडिया, ये जो वर्ड है वो इंडस से आया हुआ है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड इंडस.
It was called Indos or Hindus by Greeks when they arrived northwest of our country 2500 years ago. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रीक हमारे भारत आए थे उनका जो प्रोनाउंसिएशन हुआ करता था वो इंडोस हुआ करता था। तो वो इंडोस या बोलते थे या फिर इंडूस बोलते थे। तो उसी के चलते क्या हुआ ना, हमारा जो इंडिया या फिर हमारा जो कंट्री का नाम इंडिया है वो ओरिजिनेट हुआ। द वर्ड इंडिया itself came from Greeks calling the east of our land इंडिया। तो यहाँ पे देखिए कि जो ग्रीक हैं यानी कि जो आए हुए थे हमारे कंट्री में, उन्होंने हमारे भारत देश का नाम रखा और वो था इंडिया। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इंडिया का जो नामीकरण है या फिर इंडिया किस तरह से बना, ये जो नाम आया वो कहाँ से आया, कैसे आया, किसने दिया, ये आप सब समझ गए होंगे। लेकिन अभी अगर हम लोग देखेंगे कि भारत ये जो नाम है उसका भी एक महत्व है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं द वर्ड भारत कम्स फ्रॉम द वर्ड भारतवर्ष। सो इट वॉज नेम अराइजिंग आउट ऑफ द नेम ऑफ द काइंड भारत चक्रवर्ती, है ना। तो ये जो भारत या फिर भारतवर्ष जो था वो भारत चक्रवर्ती के नाम के ऊपर आधारित था या फिर उन्हीं के नाम के हिसाब से नामीकरण किया गया था। तो भरत चक्रवर्ती कौन थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ द भरत डायनेस्टी। वो भरत डायनेस्टी या फिर भारत डायनेस्टी के फाउंडर थे एंड वॉज द लेजेंडरी एंसेस्टर ऑफ द पांडवर्स एंड कौरवर्स। तो यहाँ पे आप सभी को पता भी होगा कि पांडवर्स कौन थे फिर और कौरवर्स कौन थे, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा कि जो भी टीवी देखते हैं या फिर जो भी रामायण देखते हैं या फिर महाभारत देखते हैं उनको समझ में आ भी गया होगा और बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि ये जो भारत डायनेस्टी है ये मीन्स वो कौन थे, एंसेस्टर ऑफ पांडवर्स एंड कौरवर्स के जो वंशज थे या फिर उनके लेजेंडरी एंसेस्टर्स थे, उन्हीं के नाम के हिसाब से भारत नाम का ये नामीकरण हुआ था। तो अगर हम लोग सोचेंगे कि हमारा जो पास्ट था हाउ इट वाज, तो देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द पास्ट कैन ओनली अकर बाय डूइंग वन थिंग, रीडिंग अबाउट इट। अगर हमको हमारे अतीत के बारे में जानना है, हमें अपने कंट्री का जो पास्ट है उसी के बारे में जानना है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसको पढ़ के हम लोग जान सकते हैं। अर्लीस्ट मटेरियल्स यूज्ड टू राइट ऑन वेयर लीव्स लाइक पाम लीव्स एंड बनाना लीव्स, समटाइम्स वुड वाज यूज्ड टू। तो पहले ज़माने में जो लोग लिखा करते थे भारत के बारे में, वो पत्तों में लिखते थे या फिर लकड़ी में लिखते थे। तो यही माध्यम है या फिर उनको जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जब लाए हुए हैं या फिर उनको खोज के जब निकाले हुए हैं और उनको फिर ट्रांसलेट किया गया है, बुक्स में रखे गए हैं। हमको बहुत सारे ऐसे किताबें मिलते हैं अपने भारत का जो हिस्ट्री है उसी के बारे में। तो इन्हीं को पढ़ के कि किस तरह से हमारा जो इंडिया था वो डेवलप हुआ, किस तरह से हमारा इंडिया आगे बढ़ा, उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे राइटिंग स्किल्स, यानी कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से लिखते थे और या फिर वो साधन क्या क्या थे। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स सबसे पहला जो था जिसमें वो क्या करते थे, लिखते थे, वो था मैन्युस्क्रिप्ट्स। हालांकि बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे कि ये मैन्युस्क्रिप्ट मिट्टी के नीचे दबे हुए पाए गए हैं, या फिर इंडिया का जो हिस्ट्री है स्पेशली द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे हमको पता भी चलता है। यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट के पढ़ने के बाद मैन्युस्क्रिप्ट को जो भी लोग थे या फिर ग्रीक लैंग्वेज में हो या फिर हिब्रू लैंग्वेज में हो, उनको वो क्या किए ना, ट्रांसलेट किए, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो संस्कृत में हो या फिर कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो, तभी हमको समझ में आया क्योंकि वी रेड इट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दे आर हिस्टोरिकली रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विच हैव रिकॉर्डेड इंस्टेंसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ
आइडियोलॉजीज़ एंड फिलोसॉफिकल रिलीजियस बिलीफ्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो हमारे हिस्ट्री से रेलेवेंट हैं या फिर हमारे हिस्ट्री के साथ मैच होते हैं, क्योंकि उसी में हमारा जो हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड किया गया था, किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से मीन्स क्या क्या रिलीजियंस थे, क्या क्या फिलोसॉफी थे जो कि उस ज़माने के लोग यकीन करते थे। इट इवन कंटेन रिलीजियस टेक्स्ट, उसमें धार्मिक टेक्स्ट भी हुआ करते थे, यानी कि धार्मिक लिखावट भी हुआ करते थे। एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रूलिंग ऑफ किंग्स, और रूलिंग या फिर राजा महाराजाओं का जो रूलिंग है वो भी मैन्युस्क्रिप्ट में मेंशन किया जाता था। इवन टेक्स्ट अबाउट गॉड्स वेयर फाउंड टू बी इन सच मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि उस मैन्युस्क्रिप्ट में यानी कि गॉड्स का जो टेक्स्ट है या फिर गॉड्स का जो वचन है, गॉड ने जो कहा है वो भी मेंशन किया गया है मैन्युस्क्रिप्ट में। तो यही एक माध्यम था या फिर यही एक साधन था जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं ना, अपना जो पास्ट है, अपना भारत देश का जो पास्ट है उसके बारे में जान पाते हैं। और दूसरा है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शंस आप सभी को पता होगा, स्पेशली ये जो होता है वो किसी भी मेटल में हो या फिर किसी भी पत्थर में हो, खोद के लिखा जाता है, दैट इज़ नॉन एज इंस्क्रिप्शन। So they consisted of writings and orders by kings which were engraved into metals and stones as an act of permanent establishment। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है जो कि हमारा दूसरा माध्यम है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसमें उन्होंने ये दिखाया है कि स्पेशली जो राइटिंग्स हुआ करते थे राजा महाराजाओं के समय में, वो किसी मेटल में लिखा जाता था या फिर किसी स्टोन पे लिखा जाता था ताकि वो हमेशा बरकरार रहे। An inscription was one of the earliest forms of recorded history and contained notes and discoveries made by people of that time। तो यही जो इंस्क्रिप्शन है ये भी एक अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री था, यानी कि ये पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था ताकि इतिहास को वहीं पे लिखा जा सके, क्योंकि उसमें बहुत सारे नोट्स हुआ करते थे, बहुत सारे डिस्कवरीज हुआ करते थे जो कि उस ज़माने में लोग करते हुए आ रहे थे। तो उसी के बारे में अगर हमको जानना है तो यही जो दो मुख्य चीज़ें, एक है मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरा है इंस्क्रिप्शंस, इन्हीं के बारे में हम देख पाएंगे। और इन्हीं को हम लोग अगर पढ़ेंगे, स्पेशली उतना तो आसान नहीं होगा, पर मैं यही बोल सकता हूँ कि जो भी ट्रांसलेशन हमको प्रोवाइड किए गए हैं वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और हम हिस्ट्री के बारे में पता कर पाएंगे। तो स्पेशली आज का जो चैप्टर था दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन कि हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। तो ये जो चैप्टर का नाम है व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, आप सभी को पता चल गया होगा कि इंडिया का जो नाम है किस तरह से नामीकरण किया गया। फिर दूसरा, किस तरह से पुराने ज़माने में रिकॉर्ड सेव किया करते थे लोग। उसके बाद उनका जो लाइफस्टाइल हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था, वो कौन सा प्रोफेशन अपनाए हुए थे। यही सारी चीज़ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। आप सभी अगर चाहते हैं कि ऐसे नोट्स आप सभी को प्रोवाइड किया जाए तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बहुत सारे अच्छी चीज़ें सीखने के लिए आगे आइए। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।